नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में मैं राकेश अंधानिया आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में जानेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स कैसे बन रहे हैं, भारत के लिए उपयोगी, और सर्दियों की शुरुआत के साथ क्यों खराब हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि विज्ञान जगत की किसी भी खबर से आप बेखबर ना रहें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। भारत में स्थापित हो रही है फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स टेक्नोलॉजी। ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ जलाशयों को भी किया जा रहा है सुरक्षित। सर्दियों की शुरुआत के साथ क्यों खराब हो जाता है वायु गुणवत्ता का स्तर, जानिए वैज्ञानिक कारण। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए पिछले कुछ वर्षों में छतों और भूमि पर फोटोवोल्टिक सोलर सिस्टम स्थापित करने का चलन तेजी से बढ़ा है। वहीं इस दिशा में लगातार हो रहे शोध का नतीजा है कि आज हमारे पास फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स यानी कि तैरने वाले सोलर प्लांट्स भी मौजूद है। इसी कड़ी में IIT गुवाहाटी के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ने भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, जिसके जरिए सौर ऊर्जा हासिल करने के साथ साथ जलाशयों को भी सुरक्षित किया जा रहा है। कैसे, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट सोलर इंस्टॉलेशन का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये छतों और भूमि पर लगाए जाने वाले सोलर की तरह ही कार्यक्षमता में सफल साबित हो रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स यानी कि तैरने वाले सोलर प्लांट्स मुख्य रूप से बांधों और जलाशयों में स्थापित किए जाते हैं, जहां वे वाष्पीकरण से होने वाली हानि को 70% तक सीमित कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करने और जलाशयों को संरक्षित करने का अनोखा तरीका है। स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स उपयोगी भूमि को बचाकर किसी अन्य उपयोग में लाने और साथ ही पानी के कूलिंग इफेक्ट से बिजली उत्पादन में सुधार को भी बढ़ावा देते हैं। इनसे जलीय जीवन में भी सुधार होता है। क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापकों का मानना है कि इस तकनीक के जरिए देश भर में फैले हजारों जलाशयों का बेहतर उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जा सकता है। मौजूदा जलाशयों में आसान एकीकरण के साथ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंत में जीरो फुटप्रिंट के साथ फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स राष्ट्रीय सौर लक्ष्यों में कुशलतापूर्वक योगदान देते हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट और अनेक कंपनियों के साथ कार्य करते हुए क्वांट सोलर ने 2 मेगावाट क्षमता का भारत का पहला मेगावाट स्केल फ्लोटिंग सोलर प्लांट और NTPC के लिए 36 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी तैयार किया है। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है और वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। यह स्थिति कुछ समय तक लगातार बनी रहती है, जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है और वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक श्रेणी पर पहुंच जाता है। ये स्थिति कुछ समय तक लगातार बनी रहती है, जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसके वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। दरअसल वायुमंडल की भी अपनी एक ऊंचाई होती है, जिसके अंदर ही वायु प्रदूषण से उत्सर्जित होने वाले सभी हानिकारक पदार्थ और तत्व टिके रहते हैं और वे इसके बाहर या ऊपर नहीं जा पाते। ये ऊंचाई कभी कम या फिर ज्यादा होती है, जिसका पता मिक्सिंग हाइट द्वारा लगाया जाता है। मिक्सिंग हाइट क्या है, आइए इसके विशेषज्ञ से समझते हैं। सुबह जब सूरज उगता है तो सूर्योदय के बाद धरती गर्म होती है और गर्म होने की वजह से वर्टिकल कन्वेक्शन होता है
और धरती से ऊपर की तरफ टेम्परेचर स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर जाते समय जो टेम्परेचर कम होने का रेट है वो बढ़ जाता है, उस प्रोसेस में मिक्सिंग अच्छी होती है। तो जब धूप निकली हुई है, धरती गर्म है, मिक्सिंग हाइट अच्छी होगी और ज़्यादा हाइट में पोल्यूटेंट्स मिक्स होंगे। जब सूरज ढल चुका होता है तब धरती गर्म है और आसपास का मौसम ठंडा है, तो धरती अब हीट एमिट कर रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसकी वजह से धरती के पास की जो हाइट है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्शन कंडीशन। इस इन्वर्शन कंडीशन में पोल्यूटेंट्स बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, वो नीचे ही फंसे रहते हैं। साधारण तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब सर्दियों में लोग शाम के समय अलाव जलाते हैं तो इससे निकला हुआ धुआं हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। ये लटका हुआ धुआं ही उस समय की इन्वर्शन हाइट है। धुआं इस सफेद ऊपरी परत से बाहर नहीं जा पाता और प्रदूषक इसमें फंसे रहते हैं। अगली सुबह ये इन्वर्शन हाइट ब्रेक होती है और वर्टिकल मिक्सिंग हाइट बढ़ जाती है, जो दोपहर तक उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर फिर ढलना शुरू हो जाती है। ये केवल दिन भर का चक्र नहीं होता, बल्कि इस पर मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में दिल्ली एनसीआर पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। जून के महीने में जो मिक्सिंग हाइट है उसका करीब 20% ही नवंबर दिसंबर के महीने में मिक्सिंग हाइट होती है। अब इस मिक्सिंग हाइट के साथ एक और पैरामीटर जुड़ जाता है, विंड वेलोसिटी, वायु की गति। अगर इस कमरे के अंदर की हवा को बाहर निकालना है तो सिर्फ हाइट अकेला नहीं, हवा इसको धक्का देके बाहर भी निकालेगी। तो एक नया टर्म निकाल लिया, वेंटिलेशन, जो कि मिक्सिंग हाइट और विंड स्पीड का गुणा करके निकालते हैं। तो वो जो टर्म है उसको भी निकाला है। जून के महीने में मिक्सिंग हाइट जो वेंटिलेशन है वो करीब 20,000 होगा, तो उसका हार्डली 20% ही दिसंबर नवंबर के महीने में निकला है। दिल्ली का ही, मैंने कई शहरों का अध्ययन किया है, दिल्ली के पूरे साल भर का निकाला है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए दिल्ली के आसपास के एरिया में स्टबल बर्निंग या क्रैकर्स नहीं करते तो भी पोल्यूशन लेवल ज़्यादा ही रहेगा। यानी सर्दियों की शुरुआत में स्मॉग जैसी स्थिति बनने के लिए वायुमंडल का चक्र जिम्मेदार होता है। लेकिन इस समय यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को रोकने की भी जरूरत है, ताकि वायु गुणवत्ता अपने खतरनाक स्तर पर ना पहुंचे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत ने 4 रेयर डिजीजेज यानी दुर्लभ बीमारियों के लिए दवा बना ली है। पहले इन दवाओं का मूल्य करोड़ों रुपए में था। साल भर पहले भारत में सिकल सेल और 13 दुर्लभ बीमारियों के लिए दवा बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें से 4 की दवा बनाने में भारत को सफलता मिली है। गौरतलब है कि भारत में करीब 8.4 करोड़ से 10 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। 80% ये बीमारियां आनुवांशिक होती हैं, जो बच्चों को बचपन में ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से टकराने वाली अब तक की सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों का पता लगाया है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इनका स्रोत क्या है और ये कहां से आ रही हैं। अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले पार्टिकल का नाम जापानी सूर्य देवी के नाम पर आमेतरासु रखा गया है। माना जा रहा है कि ये कॉस्मिक रे ब्रह्मांड में उस स्थान से आ रही हैं जहां कुछ भी अस्तित्व में नहीं या जहां कुछ आकाश गंगाएं मौजूद हैं। द गार्डियन के मुताबिक आमेतरासु पार्टिकल की ऊर्जा 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से उत्पन्न पार्टिकल से लाखों गुना शक्तिशाली हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि वाई क्रोमोसोम पाचन रोगों के आनुवांशिक आधार के साथ साथ रोग की संवेदनशीलता में लिंग अंतर पर भी प्रभाव डालता है। मानव वाई क्रोमोसोम्स की संपूर्ण सीक्वेंसिंग मानव आनुवांशिकी में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो पाचन रोगों में अनुसंधान के नए रास्ते खोलता है।
अपने जटिल दोहराव वाले पैटर्न के कारण वाई क्रोमोसोम लंबे समय तक रहस्य बना रहा, लेकिन आधुनिक सीक्वेंसिंग तकनीक द्वारा इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। फिलहाल किए गए इस शोध के जरिए पाचन समस्याओं के आनुवांशिक आधार को बेहतर तरीके से समझने और साथ ही बेहतर उपचार के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। इस अध्ययन को ई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। नवंबर 1609 को गैलीलियो गैलीली ने पहली बार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इटली में गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को चंद्रमा की तरफ घुमाया और अर्धचंद्राकार आकृति की अनियमितताओं को देखा। उन्होंने अपनी इन खोजों को रिकॉर्ड करने के लिए चित्र बनाए। गैलीलियो ने चंद्रमा की कम से कम 5 तस्वीरें बनाई और उनमें से 4 को पब्लिकेशन के लिए चुना। 30 नवंबर 1858 को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जानवरों और पौधों में काफी समानता है। उन्होंने रॉयल सोसाइटी में प्रदर्शित किया कि पौधे भी गर्मी, ठंड, प्रकाश और शोर समेत अन्य बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। 2 दिसंबर 1942 को शिकागो में पहले आत्मनिर्भर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यानी कि परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एनरिको फर्मी और उनकी टीम ने स्टैगफील्ड यूनिवर्सिटी के फुटबॉल स्टैंड के नीचे एक अस्थायी प्रयोगशाला में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करने में सफलता हासिल की। चेन रिएक्शन मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो कि युद्ध के समय परमाणु हथियार विकसित करने का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इसने ही आधुनिक परमाणु युग की शुरुआत की थी। 4 दिसंबर 1998 को प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री के.एस. कृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। के.एस. कृष्णन को ज्यादातर प्रसिद्ध रमन प्रभाव के सह खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी खोज है जिसने भारत को विज्ञान में पहला और अब तक का एकमात्र नोबेल पुरस्कार दिलाया। ये पुरस्कार कृष्णन के गुरु और रिसर्च गाइड सर सीवी रमन को 1930 में दिया गया। बाद में के.एस. कृष्णन ने CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में कार्य किया। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।